वेलकम बैक टू निर्वाणा अकेडमी। हाई प्रोबेबल क्वेश्चंस का ये पार्ट नंबर 2 है। इसमें आज हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के सवाल देखेंगे जो कि हाईली रिलेवेंट हैं अभी के टाइम में। और उसके साथ में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ कंप्लेन फ्रॉम आवर टीम, टेक्निकल टीम ऑल्सो, कि सब्सक्राइब आप लोग कम करते हैं और वॉच जो है वो बहुत ज़्यादा है. So it's a quid pro quo relation. We are bringing the important question for you and expecting you support also. बाकी जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि उनको कंप्लीट पीडीएफ जो कि 330 क्वेश्चंस की है वो अगर आपको मिल जाए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाएं. दैट इज़ पेड. आप वहाँ पे करके पीडीएफ को ले सकते हैं. और अगर आपको मॉक प्रैक्टिस करना है निर्वाणा अकेडमी पे तो वो भी अवेलेबल है, 1-to-1 मॉक और पैनल मॉक. सो अपनी प्रिपरेशन को एज देने के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप पीडीएफ प्रिपेयर करें, क्योंकि आपने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया होगा. बहुत हाईली रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आगे आपको देख के समझ में आएगा. और अपनी फ्लुएंसी पे काम करने के लिए आप अंडर प्रेशर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे उन सब के लिए आप मॉक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड एक्सपेक्टिंग कि आपने इस बार पक्का सब्सक्राइब कर लिया होगा, ठीक है. एंड वी विल लुक 1 by 1 क्वेश्चन. ये पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी. So there has been a many event where election commission seems to be biased. So आपसे सवाल हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है कि नहीं. सो अगर ऐसे आपसे सवाल हो इलेक्शन कमीशन बायस्ड है या गवर्नर का रोल जो है डिस्क्रिशनरी कैसे है, ऐसे में आपको रिजिड आंसर नहीं देना है. दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन जहां आपको हाँ में और ना में जवाब देना है. आपको हमेशा डिप्लोमेटिक जवाब देना है, ठीक है, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है कि नहीं है. एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. वो इंश्योर करती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके. जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ एलिगेशंस लगा रही हैं, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखी है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग और जुडिशियल, इन सब में अगर ट्रांसपेरेंसी रखें और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे हमारा बिलीफ और बढ़ता जाएगा, ठीक है. सो यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमेटिक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका रोल इलेक्शन कंडक्ट कराना है, आर्टिकल 324 के अंडर में आता है. इम्पार्शियल तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराना और क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना ये उसका काम है और थ्रू आउट द ईयर्स उसने किया है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर एलिगेशंस हैं तो वो आगे इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे जिससे कि लोगों का विश्वास बना रहे. ओके, एंड वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो. व्हाट आर द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर. गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जा रहा है. तो आपको सॉरी एटलीस्ट 2-3 डिस्क्रिशनरी पावर आपको पता होना चाहिए. तो 1 by 1 हम देखेंगे कि क्या है. अगर आप देखेंगे तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास पावर जो है कुछ पावर सेम है जो कि आपको पता होंगी, पर डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर हैज़ बीन अ रिसेंट केस इन सुप्रीम कोर्ट जहाँ पे उनका जजमेंट आया है कि अगर गवर्नर के पास कोई भी बिल जाता है तो वो अनलिमिटेड पीरियड तक नहीं रोक सकते बिना कोई जवाब दिए हुए, ठीक है. पर डिस्क्रिशनरी पावर और भी हैं. क्या क्या है. इन्वाइटिंग अ पार्टी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट व्हेन नो क्लियर मेजॉरिटी एग्जिस्ट. अगर क्लियर मेजॉरिटी एग्जिस्ट नहीं है तो वो किसी भी पार्टी को इन्वाइट कर सकते हैं कि आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें. रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. अगर कोई बिल आया है और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्हें ऐसा लगता है गवर्नर साहब को कि इस बिल को हमें जो रिजर्व करना है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो वो रिजर्व कर सकते हैं अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए. सबमिटिंग रिपोर्ट्स रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट रूल. और प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना है तो भी वो अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है. तो आपको ये भी पता होने की ज़रूरत है. और यहाँ पे भी सवाल बन सकता है कि क्या गवर्नर बायस्ड है, तो आपको सिंसियरली इसी तरीके से हैंडल करना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है वो एक बेसिकली एक लिंक की तरह काम करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में. एंड वी होपिंग दैट कि वो एज एन लिंक की तरह ही काम करें, ना कि एजेंट की तरह काम करें. इन सम states we have seen such a situations where ordinance पास हुए हैं but overall they are working good, ठीक है. तो आपको एक बैलेंस्ड आंसर देना है. एलपीजी क्राइसिस क्या है या एलपीजी क्राइसिस से अभी के सिनेरियो में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है. तो एलपीजी की प्रॉब्लम क्राइसिस है क्योंकि डिस्क्रिप्शन है हमारे यहाँ सप्लाई में. हार्मोज जो स्ट्रेट है वहाँ से शिप्स पास नहीं हो रही है इंडिया में, जिसकी वजह से एलपीजी
में एलपीजी क्राइसिस आया हुआ है। इससे जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी का प्राइस जो है उसमें भी राइज देखा गया है, इंडिया में भी वो देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ में आप देखोगे कि इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट जो है नॉर्मल इकोनॉमी पे पड़ता है। हाउस होल्ड, इंडस्ट्री और इन्फ्लेशन, दीज थिंग्स हैव बीन सीन ड्यू टू एलपीजी क्राइसिस। सो एलपीजी क्राइसिस में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, बिकॉज जो आपका रूट है वो ब्लॉक हो गया है, शिप्स पास नहीं हो रही हैं, और उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम कंट्री में है आपको इतना समझ और इतना पता होना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि पिछले वीडियो में आप देखोगे वहाँ पे इजराइल ईरान के बारे में क्या चल रहा था, दीज थिंग्स यू न्यू देयर। सो उससे रिलेटेड सवाल आपसे ये बन सकता है। Why is there is a proposal to increase and how much लोक सभा सीट्स? लोकसभा सीट्स को क्यों इंक्रीज़ किया जाएगा, ये मैंने सवाल यहाँ पे इसलिए डाला है कि आप, मेरा सजेशन है कि आप SIR क्या होता है, ठीक है, SIR के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, डिलिमिटेशन कमीशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये आप दो चीज़ें जो है आज करेंगे, घर जाके करेंगे। और अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि SIR, व्हाट इज़ SIR, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ SIR एंड व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ SIR। SIR के क्या फ़ायदे हैं, SIR के क्या नुकसान है, और SIR क्या होता है, या स्लैश में डिलिमिटेशन क्या होता है, डिलिमिटेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दोनों में से कोई एक जो है, एक का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके घर पे पढ़ें, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो प्रपोजल है कि लोकसभा की सीट इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि जब भी सेंसस होता है पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। सो वी हैव टू इंश्योर कि हर वोट, लाइक वन वोट वन वैल्यू, हर वोट की जो कीमत है वो बराबर हो, ठीक है। सो अंडर सच अ सिचुएशन वी हैव टू इंक्रीज द सीट्स। हमारा जो अभी डिलिमिटेशन हुआ था लास्ट, उसके हिसाब से हमारी सीटें डिवाइडेड हैं। ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2000 के हिसाब से, 1971 के हिसाब से आई थिंक द सीट्स हैज़ बीन रीअरेंज्ड, और 2000 में जो बाउंड्री अरेंज हुई थी सीट सेम थी। सो उसके कंपैरिजन में अगली सीट रीअरेंज होगी 2026 में। 2026 में कब? अगले सेंसस के बाद। तो 2021 का सेंसस हुआ नहीं है, अगला सेंसस होगा 2021 का जो आने वाला है सेंसस जब होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन के रिजल्ट के हिसाब से सीटें जो है इंक्रीज़ होंगी। तो सीटों को इंक्रीज़ करने का प्रस्ताव है। उससे फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं कि साउदर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज़ कम है, नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन इंक्रीज़ ज़्यादा है। साउदर्न स्टेट की सीट्स कम हो जाएगी, नॉर्दर्न स्टेट्स की सीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। इनके हाथ में जो है सेंटर को में कौन सी सरकार रहेगी ये बनाने की पावर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। साउदर्न स्टेट को इसका नुकसान होगा, ठीक है। इसके साथ में फिजिकल डिफिसिट भी साउदर्न स्टेट को हो सकता है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। तो ये सारे ड्रॉबैक्स हैं। एंड हाउ मच सीट्स शुड बी इंक्रीज्ड, कितना टारगेट है, या ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, एंड आई एम होपिंग कि आप ये सब लोग प्रिपेयर करके जाएं, कि लाइक PM मोदी ने अभी सजेशन दिया कि आप गोल्ड को बाई मत करें 1 साल तक, और अननेसेसरी ट्रेवल ना करें। इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? गोल्ड एक्चुअली हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो डॉलर में है बेसिकली, और जितना हम गोल्ड बाई करेंगे उतना हमको फॉरेन रिजर्व जो है वो खाली करना पड़ेगा। एंड इससे डॉलर की वैल्यू तो बढ़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में, जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है। तो अगर डॉलर की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है तो हमारा इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट विल कॉस्ट मोर टू अस, कि हम सेम वैल्यू की चीज़ें डॉलर के महंगे होने की वजह से हाई प्राइस पे परचेज कर रहे हैं। सेम फॉर द फॉरेन ट्रेवल ऑल्सो, कि अगर हम फॉरेन ट्रेवल करेंगे तो हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ेगा। इससे इंडिया के कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। इससे इंडिया की कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन देयर, सो इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारी इकोनॉमी क्रैश कर सकती है, ठीक है। एंड poverty and other reasons you can mention also, but inflation is the main reason that you need to mention, और इकोनॉमी जो है स्लो डाउन हो सकती है। सो you knew about that कि मेजर चीज़ें क्या हैं। बाकी इसके आसपास आप बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको अवेयरनेस हो। फिर इसके साथ में अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन में इन्फ्लेशन मेंशन कर दिया है तो आपको इन्फ्लेशन की समझ होनी चाहिए। इन्फ्लेशन क्या है? बेसिकली सस्टेन्ड इंक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इतना ही आपको बोलना है कि
अगर 100 रुपये में आपको 1 किलोग्राम चीनी मिल रही है, ठीक है, 2025 में, सपोज दैट हाइपोथेटिकल 1 केजी चीनी मिल रही है, उसका दाम 105 रुपये हो गया, 1 केजी चीनी का दाम 2026 में, ठीक है। सो बेसिकली 5 रुपये का इन्फ्लेशन है, हर साल इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस बढ़ता जाता है। सो सस्टेन्ड इंक्रीज इन अ जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस ओवर अ टाइम। पर अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, सपोज दैट अगर मैं 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26, अगर यहाँ किसी वस्तु का प्राइस 100 रुपये था, 102 हुआ, ठीक है, 105 हुआ, 107 हुआ, ठीक है, 109 हुआ, दैट्स अ सस्टेन्ड प्राइस इंक्रीज, कि धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ईच एवरी इकोनॉमी, कि इन्फ्लेशन होगा तभी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। बट अगर ये ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों की इनकम उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अ नेगेटिव इन इकोनॉमी, कि अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 120 रुपये हो गया, यहाँ पे 200 रुपये हो गया, सो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट नेगेटिव, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, ठीक है। सो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन जब भी सुपर, लाइक आई एम नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट टर्म क्या है, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा बेसिकली, तो वो इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है, और इसकी वजह से चीज़ों के प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बहुत हाइक हो जाएंगे, मार्केट में जो है वो बहुत हेवॉक हो जाएगा, पावर्टी एंड ऑल दीज थिंग्स विल बी क्रिएटेड, और उससे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? ये रिसेंट में इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज राघव चड्ढा हैज़ स्विच्ड हिज टीम ऑल्सो, और उसमें मर्जर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल में आया था, जो कि प्रिवेंट करता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी पार्टीज़ को स्विच ना कर सकें पर्सनल गेन के लिए। आयाराम गैराम वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक बात है। इसके लिए अगर आप इलेक्टेड हैं और अगर आप अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप इलेक्टेड हैं किसी पार्टी से और आप अगर वो पार्टी की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड होने के 6 महीने के बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और अगर आप इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड हैं, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड होने के बाद अगर आप कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो भी आपको पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा। एक्सेप्शन है मर्जर का, मतलब अगर किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर उस पार्टी को छोड़ दें और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें, इन सच अ सिनेरियो आप पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। दैट इज द मेन सिनेरियो, बस आपको यही पता होने की जरूरत है। पहले स्प्लिट में भी था, 1/3 में था, इसको 92nd अमेंडमेंट में इसको रिमूव कर दिया गया, अभी मर्जर पे ही है। इफेक्ट ऑफ ला नीना एंड एल नीनो। ला नीना का मतलब है कि इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी, ला नीना बारिश लाता है, और एल नीनो का मतलब है कि इंडिया में बारिश कम होगी, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू नो। क्यों ऐसा है? 2 कोस्ट है, पेरू चिली कोस्ट है और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है। ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से नॉर्मली जो है वाटर वेपर्स ऊपर उठते हैं और वो ट्रेवल करके जब इक्वेटर पास करते हैं तो कोरोलिस फोर्स होने की वजह से इंडिया में आके बारिश करते हैं। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि पेरू चिली कोस्ट में का जो वाटर का रीजन है वो गर्म हो जाता है और हवाएं जो है, वेव जो है उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करती है, जिसकी वजह से इंडिया में बारिश कम होती है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ला नीना में बारिश ज़्यादा होती है, एल नीनो में बारिश कम होती है। ऐसे अगर पॉजिटिव इंडियन डायपोल होगा तो बारिश ज़्यादा होगी क्योंकि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो बारिश कम होगी क्योंकि वो नेगेटिव है। इतनी ही आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है? मतलब इंडिया अपने फॉरेन डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली, मतलब फॉरेन से रिलेटेड कोई डिसीजन है, किस कंट्री से रिलेशन रखना है, किस कंट्री से रिलेशन नहीं रखना है, सोवरेनिटी इंडिया अगर अपनी मेंटेन करता है और अपने डिसीजंस ऑटोनॉमस तरीके से ले सकता है तो उसको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। चाहे सिक्योरिटी पॉलिसी के डिसीजन हो, चाहे फॉरेन के डिसीजन हो, ठीक है, किसी भी मेजर पावर पर डिपेंडेंसी नहीं रखता है। दैट्स वाई वी आर फॉलोइंग द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सो आपसे सवाल बन सकता है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, ठीक है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नॉन अलाइंड। तो आपको इसकी बेसिक समझ होनी चाहिए, और आई थिंक देयर आर चांसेस कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए अगर आप ऐसी कोई टर्म्स यूज़ करते हैं। एंड यूथनेशिया क्या है, और क्या इंडिया में पॉजिटिव यूथनेशिया या नेगेटिव यूथनेशिया जो है, पैसिव यूथनेशिया एंड एक्टिव यूथनेशिया
में से कौन सी परमिटेड है, ठीक है, ये सवाल बन सकता है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट जजमेंट। सो यूथनेशिया रिफर्स टू इंटेंशनली एंडिंग लाइफ टू रिलीव अनबियरेबल सफरिंग। अगर आप अनबियरेबल सफरिंग से गुजर रहे हैं तो आप अपनी लाइफ को एंड करने का डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, ये यूथनेशिया है। इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, मतलब कि अगर आप बेरोजगारी से मर रहे हैं या आप पे कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ एंड करना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट परमिशेबल इन इंडिया। इंडिया में पैसिव यूथनेशिया है, मतलब कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं जिसमें मेडिकली आप फिट नहीं हो सकते, ठीक है, या इट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड कि आप मेडिकली आप दोबारा कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशंस में पैसिव यूथनेशिया में आपको रिसेंट जजमेंट जो हर्षित राणा का वहाँ पे आया है, देयर हैज़ बीन टोल्ड, सुप्रीम जजमेंट फर्दर सिंप्लीफाइड, make process requirement make it easier for eligible patient to exercise their right legally। मतलब आपको राइट टू डाई विद डिग्निटी है, बट पैसिव यूथनेशिया के केस में, एक्टिव यूथनेशिया के केस में नहीं है। सो आपको ये भी पता होना चाहिए, देयर मे बी चांसेस कि आपसे सवाल बन जाए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, या देयर आर चांसेस कि आप न्यूज़ बहुत पढ़ते हैं, आपने हॉबी में न्यूज़ रीडिंग मेंशन किया हुआ है। सो ये इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल थे, मुझे जो लगता था कि आपको एटलीस्ट इंटरव्यू में जाने से पहले आपको जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना यूज़फुल रहा, इसके लिए आप कमेंट करें, हमें बताएं, अपना सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे जाएं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी। करंट अफेयर के ये लास्ट क्वेश्चन की सीरीज़ थी जो हमने आपको दिया है। इसके अलावा लगभग 230 सवाल हैं वहाँ पे जो आपके पूरे करंट अफेयर, पूरे साल के करंट अफेयर को कवर कर दे रहे हैं, आपकी कंप्लीट इंटरनल सिक्योरिटी को प्रिपेयर कर दे रहे हैं। उसके साथ में आपके सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चंस, इंटरनेशनल अफेयर, सब कुछ आपको मिल रहा है। 230 सवाल हैं, आप हर सवाल को अच्छे से करें, हर सवाल को समझें, एंड आई एम अश्योरिंग यू कि उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आपको अपनी पर्सनालिटी अलॉन्ग विथ दिस 230 क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। टेलीग्राम पे जाएंगे, पेड है, बट दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। एक वीडियो और आएगी जो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स, मतलब क्वेश्चंस होंगे जो लास्ट लेक्चर हम लेंगे, एंड टोटली डिपेंड कि आप इस वीडियो को कितना प्यार देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।